वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खाबर। और नबीहा, आप तो मुझे पता है कि खुद ड्राइव करके ऑफिस आती हैं, तो कितनी अच्छी ड्राइवर हैं आप, क्योंकि जो आज जिस मौसम में हमने ड्राइव किया है, जितनी फॉग थी और जीरो विजिबिलिटी में हम दोनों ऑफिस पहुंचे हैं, तो कितनी मुश्किल हुई। और आपकी ड्राइविंग कैसी है? मेरी ड्राइविंग वैसे मुझे तो बड़ी पसंद है, अच्छा। लेकिन जितना मर्जी कोई अच्छा ड्राइवर हो, जो इस वक्त लाहौर में जीरो विजिबिलिटी जैसे कि आपने जिक्र किया, बहुत केयरफुल ड्राइव करनी पड़ती है। स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे भी गाड़ी में हैं, तो मेरे ख्याल से चाहे मर्द हजरात हो या चाहे खवातीन हो, बहुत देखभाल कर जल्दी करने की कोशिश ना करें मेहरबानी और केयरफुली ड्राइव लिमिट है उसको जरूर फॉलो करें। जो जब फोग है तो आप गाड़ी एक लिमिट में ही स्पीड में चलाएं। बच्चे आपके साथ मौजूद हैं, डबल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें जिस तरह का मौसम इस वक्त चल रहा है, क्योंकि हम सभी बारिश का इंतजार भी कर रहे हैं। और प्रोग्राम में आगे चल के इस पर एक डिटेल्ड सेगमेंट वो येलो जो बट पेपर्स होते हैं, आई गेस वो बड़े हेल्पफुल होते हैं। काफी लोग मेहनत करते हैं अपनी गाड़ियों पे, लाइट्स को चेंज करते हैं, मगर आई थिंक वो करना चाहिए, अदरवाइज रात को ड्राइव करना या दिन में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेक श्योर कि आपकी जो ब्रेक लैंप्स हैं वो भी प्रॉपर काम कर रहे हों इस मौसम में, स्पेशली क्योंकि जब हम मोटरवेज पर सफर करते हैं या रिंग रोड पर सफर करते हैं, तो वहां पर तो इस चीज की सख्ती देखने में आती है, लेकिन शहर में उस तरह से सख्ती नहीं है। एक तो धुंध है, एक तो फॉग का सामने है, और उसमें दूसरा ये है कि स्मोक भी मिक्स हो चुकी है। इसलिए हमें शो से पहले भी बात करी थी कि मुझे मुसलसल कई दिनों से अपनी आवाज चेंज महसूस हो रही है, बोलने में भी डिफिकल्टी है। कॉमन है, नजला जुकाम फ्लू हर एक को बहुत ज्यादा है, तो घरेलू टोटके आजकल बड़े इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो जनाब करें, लेकिन अपना बहुत सारा ख्याल भी रखें। मास्क वगैरह का इस्तेमाल चूंकि तो हम नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। कोविड ने एक चीज हमें ये गिफ्ट की है कि हम थोड़ी सी कुछ लोग एहतियात करते हैं। बहरहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारी खबरें, अपडेट्स, एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। तो बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त तवानाई का शदीद बहरान है। शदीद सर्दी में बिजली की तलब पूरी नहीं हो रही, और गर्मियों में बिजली का मिलना तो अनवार किसी तोहफे से कम ही नहीं है। यही डिस्कस किया जा रहा है कि सर्दियों में जिस तरह से उस तरह से लोड नहीं होता, एसीज नहीं चलते, फैंस नहीं चलते, और जिस तरह से गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदियां लगाई जा रही हैं, 10 बजे मार्केटों को बंद किया जा रहा है, और अब आगे सुनने में ये आ रहा है कि शायद ये टाइम 8 बजे पे शिफ्ट हो जाएगा। बिल उसी हिसाब से आ रहे हैं कि जैसे गर्मियों के बिल आते थे। माय मदर टोल्ड मी लास्ट डे कि सर्दियों में पहली मर्तबा जो बिल आया, वो पहली मर्तबा इतना ज्यादा आया जो हर एक की मेरे ख्याल से रीच से बाहर है। सो गर्मियों में आने वाली क्या होगा, गॉड नोज। हमें ये जो बिजली है, जिस तरह से हमने कहा कि तोहफे से कम नहीं होगा बिजली का मिलना भी, तो वो शायद गलत अभी तो नजर नहीं आ रहा जो सिचुएशन चल रही है। और ऐसे में जो तेल और गैस के नए ज़खायर मिलने की खबरें आई हैं, उससे थोड़ा सा सुन के एक रिलीफ जरूर मिलता है। खुशखबरी ये जो है, खुशी का एक एहसास जरूर दिलाती है। और चंद दिन पहले भी ये खबर आई थी कि सिंध के जिला सांगड़ से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, और अब खैबर पख्तूनख्वा जिला है डेरा इस्माइल खान, वहां से भी तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए। और इब्तदाई तौर पर नए कुएं से यौमिया 39.12 मिलियन MMCFD गैस मिलेगी, और जो नए जखीरे हैं उससे यौमिया 1840 बैरल तेल भी हासिल होगा। अच्छा, अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो फिर पाकिस्तान की जो जमीन है, या हम इस खित्ते की अगर बात करें, पाकिस्तान की सरजमीन की बात करें, तो कुदरत ने हजार नेमतें इसमें छुपा कर रखी हैं, मगर इनको पूरे तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, इन रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है, ये अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से इन वसाइल का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी मिसाल है हमारे सामने। रिकॉर्डिक ज़खायर हो या फिर सिंध में सराय थर का कोयला हो, दावे तो आसमानों वाले किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में उससे फायदा नहीं उठाया जाता। क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ देखें, जैसे बरतानिया है, जो मगरबी दुनिया है, वो इस वक्त तेल की आलूदगी पर काबू पाने के लिए जो तेल के कुएं हैं उसे बंद कर रहे हैं, डिफरेंट जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन हम लोग क्यों मुतबादिल एनर्जी की तरफ नहीं? विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ दुनिया जा रही है, लेकिन हम शायद बहुत ज्यादा दुनिया से पीछे अभी भी चल रहे हैं। बिल्कुल, और प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं और मजीद खबरें, सेगमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे ऑन टॉप स्टोरीज। इंतखाबात, मामलात और इल्जामात, इमरान खान पर दहशत फैलाने का इल्जाम भी, पार्लियामान में आने की दावत भी। क्या मुल्की सियासत में रियासत भी कभी अहम होगी? बाबर आजम का सितारा अरूज पर, शाहीनों की किस्मत पर पानी फिर गया। नजम सेठी और रमीज राजा की सियासत भी क्रिकेट की तबाही की वजह बनने लगी। मोदी सरकार का पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर 120 टैक्टिकल मिसाइल नस्ब करने का मंसूबा। क्या भारत दो अतराफी जंग के लिए तैयारियों में मसरूफ है? वर्किंग बाउंड्रीज पर मिसाइल की तनसीब।
क्या जंग की बराह रास्त दावत है? और दिल टूटने की वजूहात और मिल बैठने के लवाजमात के अलावा टेक की दुनिया से भी खबरें होंगी। आज न्यू पाकिस्तान का हिस्सा आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आगाज करेंगे वो हम मुल्क की सियासी सूरत हाल से करेंगे, जिसमें लग रहा है कि T20 का सिलसिला जारी है। अब रिसेंट खबर आई साहिवाल से नून लीगी MNA गिरफ्तार हुए, तो हुकूमती सफ़ों में भी अनवार खासा इस्तराब देखना गया है और हुकूमत इसे इंतकामी कार्रवाई करार दे रही है। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है और पंजाब असेंबली की तहलील या एतमाद के वोट पर अगर बात करें तो परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। इमरान खान की ये ख्वाहिश है कि एतमाद का वोट 11 जनवरी से लिया जाए, लेकिन परवेज इलाही हमें लग रहा है कि काफी कंफ्यूजन का शिकार है, संभल कर चल रहे हैं और वो अभी देखो और फैसला करो की पॉलिसी पर चलते दिखाई दे रहे हैं। पूरी सूरत हाल में अब सवाल ये भी है कि अब मुल्क में कबल वक्त इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। जो सरबराह काफ लीग है उनके मुताबिक इंतखाबात वक्त पर ही होंगे, जबकि हुकूमती बयान जो सामने आ रहे हैं उनसे तो आम इंतखाबात ताखीर से करवाने का तासुर भी परवान चढ़ है। तो हैव टू सी के जो आने वाले दिन है वो कितने इंपॉर्टेंट है और क्या होगा। और अगर बात की जाए हुकूमती सफ़ों की, तो गुज़श्ता रोज भी हमने देखा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को एक बार फिर से सियासतदानों से मिल बैठने का मशवरा भी दिया है। इससे पहले वजीर आजम पाकिस्तान भी ये दावत दे जरूर चुके हैं, लेकिन इस पर मुमकिन अभी तक तो ये नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं वो सुनते हैं। मुल्क का सिपा सिलार वर्दी में खड़ा होकर तकरीर करता है और मानता है कि सियासत में मुदाखलत होता था और ये पूरा इदारा फैसला करता है, तौबा करते हैं कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये जमहूरियत का इंतकाम होगा। मुशर्रफ की बाकियात के लिए, सिलेक्टेड के लिए, ये उनकी सियासत की क़यामत का निशानी है। इस ऐलान के बाद मुशर्रफ के बाकियात और ये सिलेक्टेड लोग सियासी यतीम बन चुके हैं। ये बुज़दिल तो बनी गाला में भी चुप किया मगर अपना साजिशें जारी रखेगा। उसका हर कोशिश ये होगा कि फौज को सियासत में धकेला जाए। आपके पास आखिरी वार्निंग है, आए पार्लियामान में बैठो, फिर सियासी जमातों आपसे बात कर सके। कलंदन तंजीमों से हम बात नहीं करते, नखरे करेंगे, साजिशें करेंगे, आर्टिकल 6 के हरकत में शामिल होंगे तो फिर हम जानते हैं कि आपका बंदोबस्त कैसे किया जाता है। अगर आप जमहूरी किरदार नहीं अपनाएंगे, पार्लियामान में अपना किरदार नहीं अदा करेंगे, फिर जिन्होंने ये काम करना है हम उनको नहीं रोक सकते और आपके साथ जो होगा अब तो बर्दाश्त नहीं। बिलावल भुट्टो सरदारी की स्टेटमेंट आपने सुनी। उधर वजीर आजम पाकिस्तान ने भी तमाम तर गलतियों का बोझ नैब पर डाल दिया है। बिल्कुल, शहबाज शरीफ ये दावा कर रहे हैं कि मुल्क को बदनाम करके हमारी तरक्की की रफ्तार को रोक दिया गया और पिछले दौर में देखा गया कि नैब न्याजी गठजोड़ से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान भी पहुंचा। शहबाज शरीफ क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की स्टेटमेंट भी आपने जानी। अच्छा अनवार, अब जो इख्तलाफात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुसलसल हम देखते हैं कि एक के बाद एक तारीख सामने आती है, स्ट्रैटेजी सामने आती है, हिकमत अमली प्रॉपर अपनाई जाती है कि किसी तरीके से जो इंतखाबात हैं वो कबल अज़ वक्त हो जाएं। अब परवेज इलाही जो कि मंजरे निगाह बने हुए थे, अब परवेज इलाही और खान साहब के बीच का जो गैप है वो भी हमें खुलकर दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने अपने मौक़िफ़ पर, वर्डिक्ट पर दोनों कायम है और खुलकर बात करते हुए भी इस पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो चौधरी शुजात हुसैन है उन्होंने भी कहा है कि जो इंतखाबात हैं वो अपने ही वक्त पर होने चाहिए। और अब देखना यह है कि चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से ये मशवरा दिया गया है या फिर पैगाम पहुंचाया गया है पीडीएम को, हुकूमती जो जमात है उनको ये पैगाम पहुंचाया गया है। इस तमाम तर मामले में इमरान खान का जो स्टांस है वो तो बड़ा क्लियर है, वो यही चाहते हैं कि असेंबलियों को फौरी तौर पर तहलील किया जाए। लेकिन जो दूसरी तरफ सिचुएशन है केपी असेंबली में, वो बिल्कुल शायद अभी ये नहीं सोच रहे। सारा जो इस टाइम फोकस है वो पंजाब असेंबली की तहलील पर ही है कि उसके बाद केपी असेंबली को भी तहलील किया जाएगा। लेकिन इस तमाम तर मामले में चौधरी परवेज इलाही वो अभी देखो और इंतजार करो कि पॉलिसी अपनाई दिखाई दे जो है वो बीच में ब्रिज का भी काम कर रहे हैं बिटवीन इमरान खान और परवेज इलाही के बीच में, और उनकी किसी तरह से कोशिश है क्योंकि न्यू जनरेशन है, ऑब्वियसली उनकी नई सियासत के तर्ज भी मुख्तलिफ ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, दूसरी जानिब जो मुल्क में लीक्स का सिलसिला है अनवार, वो मुसलसल जारी है
और रिसेंटली हमने सुना कि फवाद चौधरी की भी गुफ्तगू मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है उनके साथ भी सामने आई, उस पर भी बात हम करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद है सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट मतीउल्लाह जान साहब। मती साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, पूरी गुफ्तगू यकीनी तौर पर आपने सुनी होगी। अब इंतखाबात के हवाले से इमरान खान साहब भी बज़िद हैं। ऑब्वियसली परवेज़ इलाही का अपना वर्डिक्ट सामने क्लियरली आ चुका है। चौधरी शुजात हुसैन आम इंतखाबात वक्त पर करवाने का मशवरा दे रहे हैं, तो ये मशवरा है, पैगाम रिसानी है, क्या होने वाला है मुल्क की सियासत में, क्या कहेंगे आप? देखें, बिलावल भुट्टो की तकरीर बड़ी वाज़ेह और क्लियर है। उन्होंने एक किस्म का ये क्लियर कर दिया है कि ये जल्द इंतखाबात की जो बात है ये मुमकिन नहीं है, और वो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि सियासत या जो जलसों की सियासत है वो तो इमरान खान की साइड पे है इस वक्त। जारी बात है वो अपोजिशन में है और जलसे जुलूस कर सकते हैं, मगर बिलावल भुट्टो की जो गैदरिंग थी वो वाहिद गैदरिंग थी जो अभी तक हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से आई है, और वो साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के हवाले से थी। और उसके अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग में जो बिलावल भुट्टो ने बातें की हैं उनसे ये साफ लगता है कि वो फौरी तौर पे इंतखाबात की तरफ तो हुकूमती इत्तेहाद नहीं जाने वाला। और उन्होंने जो इमरान खान पे तनकीद की है कि वो बार बार फौज को दावत दे रहे हैं, उसका पस मंजर भी ये है कि अभी हुकूमती इत्तेहाद जो है वो बराह रास्त फौज की मुदाखलत के हवाले से खुलकर वो बातें नहीं कर पा रहा कि जो बातें वो अपोजिशन में होते हुए कर सकते थे या करते रहे हैं, और जब वोट को इज्जत दो का नारा भी लगाते रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी बिलावल भुट्टो की तरफ से ये वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि ये इलेक्शंस उस तरह नहीं होंगे। और अब देखना यह कि इमरान खान जो है लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें कितनी रिलीफ मिलती है, किस हद तक मिलती है, लाहौर हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्योंकि उसके बाद ही फिर हुक्मरान इत्तेहाद की जो हिकमत अमली है वो वाज़ेह होगी। तो अगर एतमाद का वोट लेने में पंजाब के वज़ीर आला कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद वो असम्बली तहलील करते हैं या नहीं, तो उस वक्त फिर हुक्मरान इत्तेहाद का एक बड़ा। लेकिन मती साहब, अभी जो सूरत हाल है पंजाब असम्बली की तहलील के मामले पर हमने देखा बहुत डिफरेंट स्टांस सामने आता है परवेज इलाही का। इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान जो तूतू मैमे का सिलसिला जारी है, आप क्या देख रहे हैं? दोनों जो इत्तेहादी जमातें हैं, एक रिफ्ट चल रही है। देखिए, ये रिफ्ट तो बहुत पहले से थी इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान, मगर वो उस अंदाज से कभी सामने नहीं आई। और ये जो तलखियां हैं और ये जो कशीदगी है ये तो होना ही था, क्योंकि ये जो इत्तेहाद था ये बड़ा ही गैर फितरी इत्तेहाद था। मुस्लिम लीग काफ को बतौर सियासी जमात कौन नहीं जानता कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो हमेशा इक़्तिदार के लिए उसने इत्तेहाद भी किए हैं, अलायंसेस भी किए हैं और समझौते भी किए हैं। तो वो इमरान खान के साथ इसलिए ज्यादा देर तक नहीं चल पाएंगी कि इमरान खान बतौर एक बड़ी अपोजिशन के जमात के तो बड़ी जारहाना सियासत करते हैं, लेकिन काफ लीग इस सियासत की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अच्छा मती साहब, जो पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, नंबर 1 उसमें जो एक सियासी क्याओस की हम सूरत हाल देख रहे हैं, जो सियासी तौर पर स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, फिर हमें मुआशी बहरान का सामना करना पड़ रहा है, आटे का बहरान भी मुल्क में जारी है, और फिर जो बैरूनी अवामिल हैं जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। भारत में जो मोदी सरकार है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान और चाइना का साथ नहीं देखना चाहती है, और पाकिस्तान चाइना की सरहदों पर 120 मिसाइल लगाने की जो मनसूबाबंदी की जा रही है, तो किस तरह से हम इन चैलेंजेस का सामना करेंगे? अगर हमारी सियासत ही, जो सियासी मंजरनामा है, अगर वो ही बेहतर नहीं होगा, अगर जो हुक्मरान है अगर वो मुल्क को चलने ही नहीं देंगे, तो फिर हम किस डगर पर जाएंगे? जो बाकी चैलेंजेस है उनका खात्मा कैसे मुमकिन हो पाएगा? जी, आप ठीक कह रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत के ऊपर तो बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है ही, मगर उससे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त इमरान खान और अपोजिशन की जो सियासत है उसके ऊपर है। इमरान खान ये जानते बूझते हुए कि मुल्क एक बहुत बड़े मुआशी बहरान की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, वो सियासी इस्तेहकाम नहीं होने दे रहे, और अपनी सियासत और अपनी सियासी बयानात के बायस वो इस मुआशी बहरान की रफ्तार में इजाफा कर रहे हैं। ये हम सब जानते हैं कि ये 3 महीने बाद इलेक्शन चाह रहे हैं, मार्च अप्रैल तक के इलेक्शन का ख्वाब देख रहे हैं इमरान खान, मगर ये बहुत कम लोग समझते हैं कि इमरान खान जो हैं वो जहाँ पे 3 महीने का इंतजार करने की पोजीशन में है, वहाँ 6 महीने बाद भी अगर इलेक्शन हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर इमरान खान जो है वो 6 महीने
बाद के इलेक्शन यानी सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन पे राजी नहीं हो रहे, और यही वजह है हमारे मुल्क में एक किस्म का मुआशी बहरान जो है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। सियासी गैर यकीनी किसी फजा है, और जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं वो भी देखो और इंतजार करो कि पॉलिसी पर गामजन है, और IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ हतमी तौर पे किसी वादे की तरफ नहीं पड़ रही। जो दूसरी किस्त जो अभी जारी करनी है उन्होंने उस हवाले से, तो इमरान खान के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त, और उनकी सियासत की वजह से मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कौमी सलामती भी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और इमरान खान अपने सामने सिर्फ इक़्तिदार को देख रहे हैं, और उसके लिए एस्टैब्लिशमेंट को एक ऐसे मौके पे सियासत की तरफ राग़िब कर रहे हैं कि जब हमारे कौमी सलामती के इदारों की सारी तवज्जो सरहदों पे होनी चाहिए और मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी को रोकने के लिए होनी चाहिए। ठीक है मती साहब, कल जब बिलावल भुट्टो ने भी बात की तालिबान से मुआहदे पर, उन्होंने इमरान खान को भी काफी तनकीद का निशाना बनाया है। आप क्या समझते हैं तालिबान से जो मुज़ाकरात का फैसला था, क्या वो रियासत का था, इमरान खान का था? क्योंकि अब हदफ तनकीद तो इमरान खान है। जी देखें, इमरान खान शुरू दिन से ही खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के दफातर खोलने की भी तजवीज़ के हामी रहे हैं, बल्कि उनकी तरफ से ये तजवीज़ आती रही है। और उसके बाद जो इमरान खान के दौर में तालिबान के साथ मुज़ाकरात होते रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक अफराद के गिर्द घूमते थे, और हमारे जो साबिक खुफिया इदारों के सरबराह थे अब रिटायर हो गए हैं, जनरल फैज़, बहुत से मामलात जो हैं वो उन पर छोड़े हुए थे। तो बतौर एक हुकूमत और बतौर रियासत ये मुज़ाकरात शायद उस तरह नहीं हो रहे थे इमरान खान के दौर में। और फिर जब पार्लियामेंट को पहली बार फौज के साबिक सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने ब्रीफिंग दी थी अफगानिस्तान के हवाले से और तालिबान के हवाले से मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के होते हुए, बल्कि इससे पहले भी, तो उसमें भी ये चीज़ वाज़ेह हो रही थी कि पार्लियामेंट को सिर्फ इन्फॉर्म किया जा रहा था, मुत्तला किया जा रहा था, और उस वक्त भी ये चीज़ें एतराज़ात सामने आए थे मुज़ाकरात पे। इसके बावजूद भी उन ब्रीफिंग को बुनियाद बना के ये तासुर दिया गया कि जैसे पार्लियामेंट ने या हुकूमत ने जो है इसकी मुज़ाकरात की मंजूरी दी है, जिसकी वजाहत बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में कर दी है कि वो पहले भी मुज़ाकरात के इस तरह के मुज़ाकरात के हक़ में नहीं थे। और तालिबान को एक बहुत बड़ा मौका दिया गया इमरान खान के दौरे हुकूमत में कि वो अफगानिस्तान में इतनी बड़ी शिकस्त के बावजूद भी दोबारा जो है अपने पैर जमा सकें। और जो वक्त था इमरान खान के दौर में तालिबान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ लेने का, ठोस इक़दाम उठाने का, वो वक्त हमने गवा दिया। ठीक, अच्छा मती साहब, आपसे ये भी कमेंट लेना चाहूंगी, एक अहम गिरफ्तारी भी हमने देखा कि अमल में लाई गई है मुस्लिम लीग नून के MNA साहिवाल से, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तहरीके इंसाफ क्या पैगाम देना चाहती है, आप समझते हैं? एक जानिब ऑडियो लीक्स का भी सिलसिला जारी है मुल्क में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो सामने आ रही हैं, दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो इन गिरफ्तारियों को इंतकामी कार्रवाई का नतीजा कह रही है, तो क्या आप कहेंगे? ये ज़ाहिर बात है, ये कशीदगी तो बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि इमरान खान इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि जितनी ज़्यादा सियासी कशीदगी और गैर यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तान में बढ़ेगी, शायद उनके नज़दीक उतना ज़्यादा दबाव बढ़ेगा जल्द इलेक्शन कराने का। तो इस तरह के इक़दाम जो हैं उनकी वजह से इमरान खान बुनियादी तौर पर अपने सियासी मकासद हासिल करना चाह रहे हैं, ये सोचे समझे बगैर कि इससे मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे और उसकी कौमी सलामती को भी खतरा लाक हो सकते हैं। और अल्टीमेटली अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ जाता है तो उसका नतीजा फिर वही निकलेगा जो शायद इमरान खान को भी मालूम है, और वो यही कि हमारी कौमी सलामती के ऊपर बड़े पैमाने पे खतरात मंडलाने लगेंगे, और हमारी हुकूमत और हमारा मुल्क रियासत जो है तो अपनी जो हतमी कौमी सलामती की सलाहियत है, हमारे जो एटमी असासे हैं, उनके हवाले से भी पूरी दुनिया की नजरें फिर उन पे आ जाएंगी, और इमरान खान ये जानते बूझते हुए ये सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है मती साहब, वफाकी दारुल हुकूमत में आप मौजूद हैं, बाखबर सहाफ़ी हैं, जिस तरह से भी ऑडियो लीक्स का आपसे सवाल किया गया, आप क्या समझ रहे हैं? हुकूमती हलकों की जानिब से भी यही कहा जाता है कि कुछ ऑडियो लीक्स मजीद आने वाली हैं, कुछ वीडियोस आने वाली हैं, तो आप क्या समझते हैं? प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी हमने देखा ऑडियो लीक्स हुई, सिक्योरिटी ब्रीच है बहुत बड़ा, लेकिन हुकूमत भी इसको बहुत फखरिया अंदाज में पेश कर रही है, इस पर कार्रवाई नहीं हो रही कि ये किस तरह से ऑडियो लीक्स हो रही हैं। इमरान खान इशारा कर रहे हैं जिन हलकों की जानिब, क्या आपको लग रहा है वही लोग इस तमाम स्कैंडल के पीछे होते हैं, या जो हुकूमत है वो भी अब इसकी सरपरस्ती कर रही है?
हुकूमती जो रहनुमा हैं जिस तरह राना सनाउल्लाह हैं, वो किस तरह से पहले ही अनाउंस कर सकते हैं? कुछ और ऑडियो लीक्स भी आने वाली हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि ये ऑडियो लीक्स वही करते हैं जो ऑडियोज रिकॉर्ड करते हैं। मैं तो इस पे बिलीव नहीं करता। ये ऑडियोज आखिर रिकॉर्ड हुई हैं ऐसे हसास जगहों पे, वजीर आजम हाउस में, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में, तो ये कोई आम आदमी की तो ये बस की बात नहीं है। तो जो कुछ भी हो रहा है हुकूमत भी अच्छी तरह जानती है कि ये ऑडियो रिकॉर्ड कैसे हुई और लीक कैसे हुई। मगर इसके बाद फिर एक और इम्कान इस बात का भी मौजूद है कि ये सारा सिलसिला जो है इमरान खान के वज़ीर आज़म हाउस से निकलने के बाद शुरू हुआ है। कुछ लोगों को इस बात का भी शुबा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार में रहते हुए कुछ ऑडियोज़ जो थी उनके पास भी थी और उनकी रसाई भी थी, और कुछ ऑडियोज़ जो हैं उनके कोई हल्के भी ये काम करवा सकते हैं। मगर फिर मैं फिर भी ये समझता हूँ कि अगर ऐसी बात है भी तो फिर जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं, खुफिया इदारे हैं, उनके इल्म में ये ज़रूर ये बात होगी कि ये ऑडियो लीक्स कैसे हो रही हैं, कौन कर रहा है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद और जनरल फैज की रिटायरमेंट के बाद भी ये मामला जो है अब मजीद बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को इन ऑडियो लीक्स पे खुश होने की बजाय बड़ी सख्ती से जो है इसका पता चलाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हम एक एटमी मुल्क हैं और हमारे एटमी मुल्क के वज़ीर आज़म हाउस की अगर ऑडियो लीक्स इस तरह हो रही हैं तो अल्टीमेटली ये नुकसान हमारे मुल्क का है। ठीक है, ऑडियो लीक्स का जो कल्चर है वो बिल्कुल परवान नहीं चढ़ना चाहिए। शॉर्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगी मती साहब, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं पूरी सिचुएशन है और जो मौशी बहरान का तस्करा किया जा रहा है, मुसलसल एक हफ्ते के रिजर्व बाकी रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसने इसमें क्या पाया? ऑब्वियसली अगर मुल्क दिवालिया होने की बातें हो रही हैं तब भी इनका नुकसान होता है कि इनके दौरे हुकूमत में हुआ, और अगर जो IMF है वो अपनी शराइत मजीद सख्त करने के बारे में कह रहा है तब भी सारा मलबा इन्हीं पर डाला जाता है। तो उनकी पोजीशन इस वक्त आपको कितनी कमजोर दिखाई दे रही है? मेरे ख्याल में जो भी सियासी जमात इक़्तिदार की सियासत करती है वो हमेशा इसी तरह बहरानों का शिकार रहती है। और वैसे भी जो मुस्लिम लीग नून की अगर आप बात करें तो ये जिस तरह के हालात का इनको सामना था, तो इन्होंने ओवरऑल मुल्की सूरत हाल की बुनियाद पे इक़्तिदार में आने का फैसला नहीं किया। इन्होंने उन मुश्किलात से छुटकारा हासिल करने के लिए बड़ी जल्दी में और दबाव के अंदर मुझे लगता है ये अदम एतमाद की तहरीक का रास्ता अपनाया, और आज वो बहुत बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और पूरी जो मुल्की सूरत हाल इस पर एनालिसिस शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। मुल्क भर में सर्दी की शदीद और खुश्क लहर का सिलसिला जारी है और यकीनी तौर पर सर्दी भी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि बिस्तर से निकलना हो तो जहन को बाकायदा तौर पर आमादा करना होता है। जितना अर्ली हम तो घर से निकलते हैं या उठते हैं तो हमारे लिए तो काफ़ी मुश्किल होती है। जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में भी हमने डिस्कस किया कि आज बहुत ज़्यादा फॉग थी, ऑफिस आने में भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो अभी इंतजार में भी यही किया जा रहा है कि जो बारिशों का सिलसिला है वो किसी तरह से शुरू हो, ये फॉग और स्मोक का जो सिलसिला है इससे कुछ जान छुट सके। अनवार, मैं तो कहूँगी कि सर्दी की लहर का तो अभी आगाज हुआ है और शदीद सर्दी अभी आना बाकी है, खासकर जो आने वाले 15-20 दिन है उसमें शदीद सर्दी की लहर का सामना करना पड़ेगा। और प्रोडिक्शन भी यही की जा रही थी कि ये बारिश और बर्फबारी का जो 22 बनने वाला इस सिस्टम है 28 और 29 दिसंबर को मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों पर असरअंदाज होगा। तो जनाब आज 28 दिसंबर है तो आज से ही इसका आगाज हुआ जाता है और इसी मौसम को मद्देनजर रखते हुए जो बच्चे हैं उनके स्कूल की छुट्टियों में मजीद एक हफ्ते का इजाफा भी अनवार कर दिया गया है। बिल्कुल। और बारिशों की जब खबर आती है तो हम जो लाहौरी हैं या वैसे भी ओवरऑल हम देखते हैं कि वो पकौड़ों का, समोसों का, चाय का, कॉफ़ी का जो एक सीज़न है वो शुरू हो जाता है। और नबिया भी बड़ी शौकीन है कॉफ़ी की, बालकनी में बैठकर लोग एंजॉय करते हैं। फिर इस तरह के दिल करता है कि हर तरह की चीट कर ली जाए ना, फिर ब्लैक कॉफी ना हो, फिर चाय पराठा हो तो फिर क्या ही बात है। बिल्कुल। तो ये मौसम भी कुछ इस तरह का, नट्स का भी इस्तेमाल जरा ज्यादा होता है तो जरा हाथ जरा थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि हम बार बार अपने शो में डिस्कस करते हैं कि अगर आप फ्रूट्स भी खा रहे हैं या कोई भी चीज खा रहे हैं तो थोड़ा सा लिमिट में खाएं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड।
बहरहाल मरी जाने वाले जो सयाह हैं उनके लिए भी एक न्यूज़ है हमारे पास, जो लास्ट ईयर एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसकी तहकीकात शायद अभी भी जारी हैं। उसमें जो लोग शामिल थे वो भी मंजर आम पर अभी तक नहीं आ सके। लेकिन उसके बाद जो एसओपी बनाया गया था कि 8,000 से ज्यादा गाड़ियां मरी में एंटर नहीं होंगी, उस पर अमल करवाना भी एक टास्क है ऑब्वियसली मरी फोर्स का। तो ख्याल करनी चाहिए इतनी जो सर्दी की शिद्दत में ट्रेवल करना विद फैमिली अनवार मेरे ख्याल से कि चैलेंजिंग भी होता है, तो थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ी सी बचत कर लें इन दिनों से। उसके बाद आगे जब मौसम थोड़ा सा प्लेजेंट होगा, न्यू ईयर पर ऑब्वियसली काफी रश होता है और यही कहा जा रहा है कि 8,000 से ज्यादा गाड़ियां उससे अब एक्सीड नहीं किया जाएगा, तो और उन लोगों को फिर वापस भेज दिया जाएगा, तो आपका ट्रिप जो है वो जाया हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चौधरी मोहम्मद असलम है, रीजनल डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लाहौर से। सर वेलकम टू द शो। आप किस तरह से देख रहे हैं बुध से जो सिस्टम बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल हो रहा है, इससे पूरा पाकिस्तान मुफीद होगा? क्या इत्तलात हैं मौसम के बारे में, बारिश होगी? ये बिल्कुल काफी लंबी खुश्क साली के बाद बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, और बल्कि जो गुज़श्ता रात है जहाँ पे बारिश जो साउथ बलूचिस्तान है, तुर्बत, नकुंडी वगैरह इनमें बारिश हुई है। अभी ये सिलसिला जो है जो 29 दिसंबर तक ये खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद और मरी वगैरह में ये लाइट टू मॉडरेट बारिश देगा, और इसमें पहाड़ी इलाकों पे जो हिली एरियाज है उसमें बर्फबारी का भी इम्कान है। अच्छा ये जी प्लीज कंटिन्यू। जी, और फिर ये पूरे पंजाब में जैसे दूसरे इलाके लाहौर में जो साउथ पंजाब है और कुछ सिंध के जो अपर एरिया सखर वगैरह जो जैकोबाद, इनमें हल्की बारिश हो सकती है। ठीक, और ये बारिश बरसाने वाला सिस्टम कितने दिन तक फार रहेगा, और उसके बाद मुल्क में हम देखते हैं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा या कमी वाक़ई होगी? जी, ये सिलसिला जैसे कल से जो है बलूचिस्तान से में दाखिल हो चुका है। ये 29 दिसंबर तक मुख्तलिफ जो हिस्से हैं इनमें बारिश देगा, इसमें सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और टेम्परेचर जो फॉल होंगे 3 से 5 डिग्री मुख्तलिफ इलाकों में टेम्परेचर फॉल होंगे। लेकिन इसका ये भी फायदा होगा कि जो धुंध की सूरत हाल स्पेशली पंजाब और अपर सिंध के कुछ इलाके जो है यहाँ पे काफी डेंस फॉग आजकल पड़ रही है, तो इसमें थोड़ी सी कमी वाक़या होने का भी इम्कान है। लेकिन इस मौसम में हम देखते हैं कि बालाई इलाकों में जाने वालों का रश बहुत ज्यादा लग जाता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं? जिस तरह से मरी में लास्ट ईयर बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट पेश आया, सयाहों के लिए स्पेशली क्या हिदायत जो हैं वो जारी की गई हैं? बिल्कुल, अभी जैसे महकमा मौसमियात ने जैसे एडवाइजरी जो परसों इशू हुई है उसमें कहा गया कि कोई रोड्स वगैरह जहिली एरिया में ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो सकते हैं। हाल तो ये इतना हैवी सिस्टम नहीं है जैसा मरी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो ट्रैफिक के मामला है इसमें कोई मुश्किलात जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको पेश आ सकती है। ठीक, अच्छा ये भी बताइएगा सर कि बारिश से स्मोक का जो सिलसिला या शिद्दत में हमने इजाफा देखा है, नवंबर से इसका आगाज हुआ है, इससे इसमें मुकम्मल तौर पर कमी सामने आएगी? जिस तरह लाहौर की खासकर अगर बात की जाए तो लाहौर को खासकर स्मोक का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, इसमें जैसे ही बारिश होती है, बारिश इसमें विंड भी ज्यादा तेज चलेगी। इसमें विंड ज्यादा चलने से ये भी इसको जो है जो पोल्यूशन को मूव करेगी टुवर्ड्स ईस्ट, तो हम कह सकते हैं कि बारिश हल्की बारिश है लाहौर में, लेकिन विंड जो है इसकी वजह से जो स्मोक की सूरत हाल है वो बेहतर होने का चांस है आने वाले दिनों में। ठीक है, उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि जो बारिश का नया सिलसिला पाकिस्तान में एंटर हो रहा है उसकी वजह से जो स्मोक है जिसका हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसमें कदरे कमी ज़रूर यकीनी तौर पर आएगी। बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद असलम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और सयाहों के लिए उन्होंने फिर से एक बार वही बात की है कि एहतियात करने की यकीनी तौर पर जरूरत। बिल्कुल, प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एक मरतबा फिर से बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज में भी हमने जिक्र किया था अनवार, जो भारत हमेशा से अपनी ओछी हथकंडे
अपनाने की कोशिश करता है। हमसाया मुल्क का जो जंगी जुनून है ये कोई आज का किस्सा नहीं है और भारत आलमी सतह पर और इलाकाई चौधराहट के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अच्छा, चीन के खिलाफ महाज बनाने के लिए अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसने भारत के जंगी जुनून को मजीद हवा दी है। बिल्कुल, और भारत का जो दिफाई बजट भी है वो पाकिस्तान की निस्बत 7 गुना ज्यादा है और भारत 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का दूसरा बड़ा असलाह दरामद करने वाला मुल्क भी बन चुका है और भारत सिर्फ जदीद असले की खरीदारी के लिए सालाना कमोबेश 18 से 19 अरब डॉलर्स खर्च भी करने लगा है, जो पाकिस्तान के बजट से भी कमोबेश दुगना है और भारत का दिफाई बजट 70 अरब डॉलर है। अच्छा, अब मोदी सरकार इलाके में अपनी जाली चौधराहट कायम करने के लिए भारत की मोदी सरकार ने पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर 120 टैक्टिकल मिसाइल नस्ब करने का मंसूबा बनाया है और भारतीय वजारत दिफा की एक आला सतही मीटिंग में मिसाइलों की तैयारी और उनको 2 पड़ोसी ममालिक की सरहदों पर नस्ब करने की अनवार मंजूरी भी दी गई है। बिल्कुल, लेकिन अगर आबादी के एतबार से बात की जाए तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है और दुनिया भर में जो इंतहाई गरीब अफराद हैं उनकी सबसे बड़ी जो तादाद है वो भी भारत में ही मौजूद है। इस तल्ख हकीकत के बावजूद भी ये भी एक संगीन हकीकत है कि भारत का जो जंगी जुनून है वो उसे चैन लेने नहीं दे रहा। इसी हवाले से हम मजीद भी डिस्कस करेंगे। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हामिदुल मशरकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भारत का जंगी जुनून कुछ नया नहीं है, लेकिन अब ये जो मंसूबा बनाया जा रहा है 120 टैक्टिकल मिसाइल नस्ब किए जाएंगे पाकिस्तान की सरहद पर, चाइना की सरहद पर। पाकिस्तान तो अपना मुकदमा उस तरह से शायद नहीं लड़ पाता, हम हमेशा देखते हैं, हमें आलमी बरादरी भी उस तरह से बैक नहीं करती, लेकिन आपको लगता है कि इतना आसान होगा भारत के लिए चीन की सरहदों पर इस तरह से मिसाइल नस्ब करना? बहुत शुक्रिया अनवर। देखें, ये भारत की तरफ से खुली इश्तियाल अंगेजी के सिवा कुछ भी नहीं है और जैसे कि आपने भी कहा और इस पूरी दुनिया ये जानती है कि वो जो आज हिंदुत्व आइडियोलॉजी और माइंडसेट भारत में हुकूमत कर रहा है वो एक दहशतगर्द माइंडसेट है। वो ऐसा माइंडसेट है जो ये समझता है कि बड़े सगीर के अंदर उसकी चौधराहट के साथ साथ उसकी वो जो ग्रेटर अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है उसको किसी ना किसी तरह पूरा किया जाए, जो कि एक नामुमकिन बात है। पाकिस्तान के कमजोर माली हालात और पाकिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल है, अगर उससे वो कोई फायदा उठाना चाहेगा तो मैं ये समझता हूँ इससे बड़ी हमाकत भारत की तरफ से कोई नहीं होगी। चाहे वो टैक्टिकल मिसाइल लगाने की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान की LOC या मशरकी सरहद को पार करने की बात हो। मैं तो ये कहता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर भारत ने ऐसी कोई जुर्रत की तो पाकिस्तान की पूरी कौम चाहे जिस तरह मर्जी के माशी हालात हैं इकट्ठ हो जाएगी, इकट्ठी होकर दुश्मन से लड़ेगी और पाकिस्तान की फौज जो है वो दुश्मन को भरपूर सबक सिखाएगी। दूसरी जानिब सबसे अहम बात यह है कि चाइना जो है उसने बड़ा वाज़े पैगाम दिया। आपने देखा अभी 2-3 हफ्ते पहले जो फिर एक बार जो है वहां पर जो तिब्बत की इलाके में जो लड़ाई हुई और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने बहुत सारा खित्ता इंडिया से वापस ले लिया, बल्कि इंडिया के बहुत सारे खित्ते पर जो है वो हिमाचल प्रदेश की तरफ वो कब्जा कर लिया है, क्योंकि चाइना जो है वो किसी सूरत में इंडियन इजारादारी या चौधराहट को कबूल नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर इंडिया इस भूल में है कि वो इस तरह के टैक्टिकल मिसाइल का ऐलान करके या अमेरिका की जो दरपर्दा हमायत है उसकी बिना पर इलाके के अंदर अपना जो है वो रसूख बढ़ा सकेगा, तो मैं समझता हूँ ये इलाके के अमन को इंतहाई खतरनाक हद तक खराब कर देगी। अच्छा, हम सब भारत पहले ही रूस से S-400 खरीद चुका है और इससे खित्ते का जो बैलेंस ऑफ पावर है वो ऑलरेडी खराब हो चुका है। फिर रूस और भारत का जो एक मुश्तरका मंसूबा है ब्राह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरा, जिससे भारत के अंदरूनी सिक्योरिटी निज़ाम पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। तो ऐसे में सरहद पर मिसाइल नस्ब करने के जो मामला है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इसको आलमी दुनिया के सामने रखना चाहिए? बिल्कुल, मेरा ख्याल ये है कि इस मामले के ऊपर पाकिस्तान चाइना को मुश्तरका हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी ताकि दुनिया को ये बता सके कि ये कितनी खतरनाक सूरत है। क्योंकि देखें, टेक्निकल मिसाइल की बात पाकिस्तान भी अपनी टेक्टिकल टेक्नोलॉजी जो है वो फिर बॉर्डर्स पे ले आएगा। आप सोचें कि एक ऐसी चीज जो चिंगारी की तरह जल रही हो हर वक्त, वो किसी भी लम्हे बहुत बड़ी आग बना सकती है, बहुत बड़ा खित्ते में बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। तो ये
मिसाइल का कह देना तो बहुत आसान है। क्या दुनिया को इसकी तबाही का अंदाजा नहीं है? क्या दुनिया को नहीं अंदाजा कि ये दो न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान ऐसी सूरत हाल होगी जो एक मुस्तकिल आतिशफिशां की तरह होगी, और ना तो दुनिया इसका अफोर्ड कर सकती है। और इसी बात को पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल और यूरोपीय पार्लियामेंट तक ले जाना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान अकेला ना ले जाए, क्योंकि भारत ने बरमिला दो पड़ोसी मुल्क का नाम लिया है। तो पाकिस्तान और चाइना अगर मिलकर इसको दुनिया के आगे ले, तो मेरा ख्याल ये है कि दुनिया को इसको समझने में भी आसानी होगी और भारत पर कोई दबाव भी डाला ठीक है। लेकिन हामिद साहब, S-400 के जवाब में पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान का जो एक मिसाइल शिकन निज़ाम मौजूद है और हाइपरसोनिक मिसाइलों की क्या पाकिस्तान को जरूरत है? आने वाले वक्त में हम कोई खुशखबरी देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान ने दिफाई निज़ाम के हवाले से और हाइपरसोनिक मिसाइल के हवाले से चाइना के साथ बहुत काम कर लिया है। और पाकिस्तान का मौजूदा जो दिफाई निज़ाम है फिजाई, वो बहुत मजबूत है। और इसके अंदर पाकिस्तान के, मैं एक फिजाई हमारे थे उनका क्या देख रहा था, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारी कैपेबिलिटी अभी भी माशाल्लाह ऐसी है कि हम बहुत, अल्लाह ना करे, इंडिया के ज़ेरे निगी नहीं आ सकते। इवन जो रूस से इन्होंने टेक्नोलॉजी ली है उसके बावजूद। इसके मैं आपको एक बात कहना चाहूँ कि भारत की बहरहाल ये गीदड़ बब्तियां होती हैं, अपने अवाम को ये बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं कभी। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के सलामती के इदारे खाइफ नहीं है, मगर तैयार जरूर रहने की जरूरत है। दुश्मन की तरफ से कोई भी ऐसी हरकत की जा सकती है जिससे पाकिस्तान की सरहदों की जो हिफाजत है उसमें मुदाखलत हो। तो पाकिस्तान के लिए तैयार रहना तो जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान, मैं समझता हूँ, किसी भी सूरत दुश्मन की चालों से खाइफ नहीं होगा। अच्छा हामिद साहब, आप समझते हैं कि प्रॉपर हिकमत अमली के तहत ये भारत की पूरी, आप इसको हिकमत अमली समझते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हर तरह के ताल्लुकात को सर्द खाने में डालने की कोशिश की जाए ताकि ना मुज़ाकरात हो, ना बात हो, ना कश्मीर जैसे जो अहम इश्यूज हैं उनका कोई हल निकल पाए? तो ये जो भारत का मिजाज है, ये कब तक इस तरह से पाकिस्तान और आलमी दुनिया बर्दाश्त करती रहेगी? और जो अहम इश्यूज हैं उन पर बात करने से कब तक गुरेज होते रहेगा? और फिर उसके बाद मुसलमानों के साथ भी जो एक सिलसिला किया जा रहा है इन इंडिया। नबी है, इसके अंदर मैं ये हकीकत का एतराफ़ करूंगा कि हमारी जानिब से भी दो बड़ी कमजोरियां हैं। एक हमारी जो दाखिली सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसका गैर यकीनीपन का, उसकी मईशत की सूरत हाल का भारत भरपूर फायदा उठा रहा है। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान से जो बाकी मुस्लिम दुनिया उस तरह खुलकर पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम का साथ नहीं दे पा रही, भारत इसका भी भरपूर फायदा उठाता है। और मैं खसूसी तौर पर बार बार कहता हूं कि अरब दुनिया, अरब ममालिक जो भारत को मईशी तौर पर, मईशत के एतबार से कड़ा सबक सिखा सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, उनकी जो लेबर है उसके हवाले से, तो उसके ऊपर अगर मुस्लिम दुनिया इकट्ठी हो जाए तो मैं समझता हूँ कि भारत को कड़ा सबक सिखाया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है, जैसे मैंने कहा, कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और मुस्लिम उम्मा का इकट्ठे ना होकर कश्मीर और कश्मीर के मसले पर भारत को एक सबक सिखाने का ना अमल होना खुद पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए सवालिया निशान। बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हामिदुल मशरकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका यही कहना था कि पाकिस्तान के जो दाखिली मामलात हैं या उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी नहीं है, इस वजह से भारत का जो जंगी जुनून है वो भी बढ़ता जा रहा है और मुसलसल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। हेडलाइंस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज इस वक्त जारी है। टेस्ट मैच के हवाला आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 438 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। नबिया, सरफराज की वापसी हुई है। सरफराज की परफॉर्मेंस यकीनी तौर पर अच्छी रही है, लेकिन दूसरे दिन के खेल के खत्म होने पर हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने बगैर किसी विकेट के नुकसान के 165 रन बना लिए। बिल्कुल, और इससे 273 रन का इस वक्त खसारा है। ये टेस्ट पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के इनफरादी रिकॉर्ड्स के हवाले से अनवार खासा
अहम रहा है। और बाबर आजम ने मोहम्मद यूसुफ का एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का जो मुल्की रिकॉर्ड है वो तोड़ा है, और अब उनकी नजर रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड पर है जो वो तोड़ना चाहते हैं। तो बेस्ट विशेस भी हम कहना चाहेंगे। और इससे पहले बाबर ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया था, और फिर विराट ने ट्वीट भी की थी, और वो काफी बाबर के फैन भी है, उनको हमेशा अप्रिशिएट करते हुए भी दिखाई दिए। तो बहरहाल लेकिन मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि अब वो हैंडशेक ना हो। जो परफॉर्मेंस स्विच हो गई थी ना, वो अब बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि बाबर की जो फॉर्म है वो बड़ी मुश्किल से वापस आई है। इसके अलावा अब उन्होंने 50 मुकम्मल की, तो एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया। और ये बाबर की इस साल 25वीं 50+ इनिंग्स है, तो नंबर 1 रैंकिंग के बैट्समैन ऐसे ही नहीं वो रह चुके। तो ये तो हो गई बाबर आजम की बातें। अब जरा बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिसमें बहुत ज्यादा हमें सियासत दिखाई दे रही है। बिल्कुल, पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के जो सरबराह हैं नजम सेठी, वो ये कह रहे हैं कि हमारे दौर में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हम क्रिकेट को वापस लाए, लिहाजा वो उनका ये कहना है कि उनके दौर में ज्यादा अच्छी क्रिकेट चल रही है। आई बिलीव कि किसी के दौर में कुछ भी हो, कोई भी अचीवमेंट हो, वो किसी इंडिविजुअल की नहीं होती है, वो किसी एक खास पर्सनालिटी की नहीं होती है, वो पाकिस्तान की होती है। अगर ट्रॉफी आ रही है तो कोई ये याद नहीं रखेगा कि किसके दौर में आई, बल्कि वो पाकिस्तान आई। तो आई थिंक इसको अगर थोड़ा सा स्मूथली जो ट्रांजिशन हम अभी देख भी रहे हैं हो रही है। रमीज राजा खासकर काफी बरहम दिखाई दे रहे हैं, काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, और नजम सेठी के बोर्ड में वापसी पर रमीज राजा काफी बरस भी पड़े, और उन्होंने कहा है कि इन्होंने कभी बैट नहीं पकड़ा है नजम सेठी ने। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है कि सियासी भर्ती के लिए आइन बदल दो, जो लोग बाहर से आए वो बोर्ड पर आकर हमला करते हैं, तो ये एक अच्छा नहीं है सिलसिला। बिल्कुल, नजम सेठी को लाने के लिए बोर्ड में भी हमने देखा कि सब कुछ बदल कर रख दिया गया। और नबिया, जिस तरह से आप कह रही हैं कि सियासत हो रही है, हर बात में सियासत की जा रही है, तो वो तो सियासत में हम देख रहे हैं इस वक्त खेल चल रहा है, जैसे आपने कल भी बात की थी, और खेल में इस वक्त सियासत देख रही हैं, तो इस पर इतना वो गुस्सा क्यों है रमीज राजा की तरफ से? उन्हें एंग्री यंग मैन भी कहा जा रहा है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे पहले बात करते हैं। फवाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कराची टेस्ट की। पाकिस्तान ने जो इनिंग्स खेली, जो बैटिंग लाइन हमने देखी, बाबर ने और सरफराज ने एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप की। अगर वैसे पूरी टीम की बात करें तो उन्होंने सिर्फ पूरी टीम ने मिलकर 200 रन बनाए। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन से क्या आप मुतमईन हैं? और सेकेंडली, अभी न्यूजीलैंड एक भी उनका प्लेयर आउट नहीं हुआ, 165 रन वो बना चुके हैं। बॉलिंग में भी आपको मसले मसाइल दिख रहे हैं? देखिए, मसले मसाइल ज्यादा बॉलिंग में ही हैं। बैटिंग का जहां तक बात थी, बड़ा जबरदस्त पार्टनरशिप हुई सरफराज और बाबर की, जिसकी वजह से एक रिस्पेक्टेबल टोटल हो गया। बट इशू जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम 20 खिलाड़ी यानी कि 2 बार किसी भी टीम को आउट नहीं कर पा रहे। ये पिछली 2 सीरीज से चलता चला आ रहा है, और इस बार भी अभी तक यही नजर आ रहा है, जिस तरह से न्यूजीलैंड के ओपनिंग स्टैंड खेल रहा है, कि हम उन्हें आउट नहीं कर पा रहे। तो बॉलर्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रेड बॉल क्रिकेट में, कि आपके पास आउट करने वाले बॉलर्स, न स्पिनर्स आ पा रहे हैं, न फास्ट बॉलर्स आ पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे काम करना होगा अगर हमने टेस्ट क्रिकेट में अपनी रैंकिंग बेहतर करनी है। क्योंकि देखिए, हमारी सरजमीन पे आके ऑस्ट्रेलिया भी हमें हरा के चला गया, और जिस तरह से इंग्लैंड ने हराया, और अब फिर न्यूजीलैंड भी कल बड़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग की, तो हमें मसाइल हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे पास रेड बॉल के अच्छे बॉलर्स नहीं आ रहे। अच्छा फवाद साहब, अब बाबर आजम पर हम मुसलसल तनकीद सुनते भी आए हैं, करते भी आए हैं, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न भी दिखाई दिए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। अब जो रिकॉर्ड्स वो बना रहे हैं या बनाने चले हैं, क्या आप इस पर कमेंट करेंगे? आई थिंक जहां पर तनकीद होती है वहीं पर कोई अच्छा सिलसिला हो, कोई रिकॉर्ड्स बनाए जाए, तो उस पर अप्रिशिएट भी करना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ तनकीद जो होती है ना, वो गलत जगह पे गलत बंदे पे होती है। मसला सारा ये है कि आपका इतने सालों से जो अगर एक कोई परफॉर्मर है वो सिर्फ बाबर आजम है, और वो अगर बीच में 1-2 मैचेस में परफॉर्म नहीं करता तो फिर आप उसी पे तनकीद शुरू कर देते हैं। तो भाई, एक ही बंदा कर रहा है जो आपकी क्रिकेट को संभाले हुए बैटिंग में, और हम फिर उस पर तनकीद करते हैं, तो तनकीद बनती नहीं। तनकीद बाज़ औक़ात नाजायज होती है। तो वो तनकीद बाबर पे मुझे तो कहीं से भी नजर नहीं आती कि होनी चाहिए। लेकिन फवाद, ज्यादा जो क्रिटिसाइज किया गया है वो उनकी कैप्टेंसी को ही किया गया है। देखिए, कैप्टेंसी को किया गया है, बट आपके पास दूसरा ऑप्शन कौन है? आपने कप्तान कभी कोई डेवलप ही नहीं किया, कोई तैयारी नहीं किया। जो कुछ आपके पास है उसी
को आपने बनाए रखना है और उसी को आपने सिखाना है। सरफराज अच्छा खासा कप्तान था, आपने उसे हटा दिया था। अब बाबर हल्के हल्के डेवलप हो रहा है, सीख रहा है। कप्तानी का कोई तरीका नहीं है ना, यहाँ आप सिखाते तो है नहीं, ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट लड़के प्रॉपर खेलते हैं, ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट अब सीरियसली उसको किया जाता है या खिलाया जाता है। तो लड़के कप्तान फिर इसी तरह से बनते हैं। हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम ही ऐसा नहीं है, दुनिया भर में होता है कि जूनियर लेवल से आप तैयार करते हैं, स्कूल की कप्तानी करता है, कॉलेज की कप्तानी करता है, उसके बाद अंडर 19 की करता है, ए टीम की करता है। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन फवाद, करंट सिनेरियो में आप क्या देख रहे हैं? एशिया कप से अगर हम शुरू करें, एशिया कप पाकिस्तान हारा, वर्ल्ड कप का फाइनल हम हारे हैं, उसके बाद जो 4 टेस्ट मैचेस जो हैं वो हम लगातार हारे हैं। तो अब जो न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज है, वनडे सीरीज है, आपको लग रहा है कि अगर खातिर खा परफॉर्म नहीं पाकिस्तानी टीम कर पाती तो बाबर को कैप्टेंसी से शायद अलग कर दिया जाएगा? इसके चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? अच्छा, चलिए मैनेजमेंट भी चेंज हुई है, से हटा देंगे, फिर आप किसे कप्तान बनाएंगे? फिर आप नए बंदे को कप्तान बनाएंगे, फिर वो कप्तानी सीखेगा, फिर क्या आगे जाके क्या होगा? अब जब आप जी फवाद, आप सुन पा रहे हैं? उसी से लर्न कर रहा है और बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अब 20 आउट करने वाले बॉलर नहीं है तो वो क्या करे, ये भी तो सोचे ना, आपका बॉलर ही नहीं है। जी ठीक। तो अच्छा फवाद, मुझे लगता है कि अब आप इस तरह से चेंजेस नहीं कर सकते। आप साल दो साल छोड़ते। जी 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 फवाद, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो इस वक्त नजम सेठी ने टेक ओवर किया है और जो हम चेंजेस या हम फैसले किए जा रहे हैं, रमीज राजा भी काफी बरहम दिखाई दे रही है, काफी गुस्से में दिखाई दे रही है और खुल का इजहार भी किया है उन्होंने अपने गुस्से का। तो क्या तब्दीलियां आपको लगता है कि पीएसएल से पहले बड़े चेंजेस आ सकते हैं इन पाकिस्तान क्रिकेट? देखिए, रमीज राजा साहब की एक तो बात टोटली गलत है कि इन्होंने बैट नहीं पकड़ा, और बैट जिसने पकड़ा नहीं वो चला नहीं सकता। नूर खान जो सबसे बड़े अभी तक स्पोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटर हैं ना, उन्होंने बैट पकड़ा था। मुझे नहीं पता हॉकी कितनी पकड़ी थी। फिर आरिफ अली खान अब्बासी साहब थे, पहले इसी किस्म के लोग आते थे, लेकिन वो फिर भी मेरिट पे आते थे। मसला सारा है कि पिछले 20 सालों से पॉलिटिकली जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना। जी फवाद, अब मैं सुन पा रहे हैं तो ये बताएं कि नजम सेठी के दौर की अगर हम बात करें, हमने देखा कुछ बहुत बेहतरीन फैसले हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट वापस पाकिस्तान में आई, पीएसएल स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान को एक नया टैलेंट मिलना शुरू हुआ, क्रिकेट की वापसी के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की गई थी। नजम सेठी टीम और मैनेजमेंट के हवाले से आपको लगता है कि अब कुछ बोल्ड स्टेप भी लेंगे? थोड़ा सा टाइम जरूर देना चाहिए, उसके बाद ही पता चलेगा। बट पिछले 4 सालों में सिस्टम बहुत बुरा था। जी फवाद, कंटिन्यू कीजिएगा। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। अनवर, सवाल रिपीट है। जी फवाद, आपसे जानना चाह रहे हैं, नजम सेठी की अगर दौर की हम बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग का उसमें आगाज हुआ, पाकिस्तान को एक नया टैलेंट मिलना शुरू हुआ, क्रिकेट की वापसी के लिए बहुत ज्यादा कोशिश हुई, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई। अब आपको लग रहा है कि नजम सेठी जो हैं वो टीम मैनेजमेंट के हवाले से, टीम के हवाले से वो कोई बोल्ड स्टेप्स लेंगे? जी, नया टैलेंट जो आप बात कर रहे हैं ना, T20 का फवाद साहब, आप सुन पा रहे हैं? आप बात मुकम्मल कीजिएगा सर। देखिए, मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ हम एक प्लान सोच के आते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, रादर कि हम उस पर थोड़ी सोच विचार करें कि उसका आने वाले अरसे या सालों में क्या फायदा होगा। हम अपनी सोच को आते हैं और उसको फौरन वो कर देते हैं। जहां तक आपने नए टैलेंट की बात की, जो भी आपका टैलेंट मिल रहा है वो आपको 20 ओवर की क्रिकेट के लिए मिल रहा है, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट है उसके लिए मिल नहीं रहा। अभी भी कल मैंने देखा जी, नई सिलेक्शन कमेटी आई और आपने 3 लड़के जूनियर लीग के टेस्ट क्रिकेट में डाल दिए कि जी इन्हें लर्निंग का मौका दिया जाएगा और इन्हें सिखाने के लिए डाल रहे हैं। अरे भाई, तो जो अंडर 19 3-डे क्रिकेट थी उसी के लड़के डाल देते। कि आप तो सारा सिस्टम बेसिकली तोड़ रहे हैं ना। एक प्रोसेस को जब आप तोड़ेंगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। आप प्रोसेस को फॉलो करें, तभी जाके आपकी क्रिकेट बेहतर होगी। और अभी बहुत साल आप पीछे हो गए, आपको बड़ा टाइम लगेगा रेड बॉल क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट में फायदा ये हुआ कि 2-3 फास्ट बॉलर अच्छे निकल आए, और अगर खुदा ना खास्ता उनकी फिटनेस इशू हुए तो वहां भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका यही कहना था कि मैनेजमेंट तो चेंज हुई है, हमें जो नया टैलेंट भी मिला है पाकिस्तान सुपर लीग से, हमें T20 के लिए टैलेंट मिल रहा है, टेस्ट जो क्रिकेट है
उस पर शायद ज्यादा काम करने की अभी भी बिल्कुल। और ये तो बात हुई पाकिस्तान टेस्ट मैच की। क्रिकेट के हवाले से अब जरा प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जो खबर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ऐसा शायद सिर्फ आपने फिल्मों में ही देखा होगा या ड्रामों में ही देखा होगा। तो अनवार, हमने हमेशा तो ये सुना है कि उधार पैसे देना आसान काम नहीं है और उधार के पैसे वापस लेना या वापस करना दोनों मुश्किल तरीन काम है। अच्छा, ये अब सिर्फ वही जानता है जिसने उधार के पैसे लेने हो और देने हो, और जो देने वाला होता है खासकर अनवार वो अजीबो गरीब बहाने बना रहा होता है। बिल्कुल। उधार वापस ना करने वाले किस हद तक जाते हैं, ये एक वाकया हम आपके साथ शेयर करते हैं। इंडोनेशिया में एक वाकया पेश आया जहां पर एक खातून ने 60,000 रुपए कर्ज की अदायगी से बचने के लिए अपनी मौत का ड्रामा रचाया है। मतलब अजीब ही किस्सा है वैसे। हाउ क्रिएटिव शी इज। तो यही कहेंगे इस पे। तो इंडोनेशियाई खातून है ये लीजा देवी। इन्होंने पहले अपने कर्ज की तारीख में तौसीह मांगी, जिस पर उसे कर्ज देने वाली खातून ने मजीद वक्त दिया, लेकिन जब दूसरी डेडलाइन करीब आई तो फिर खातून के बेटे ने फेसबुक पर उसकी अलमनाक मौत का ऐलान किया और उसकी मैयत की तस्वीर शेयर की है। बिल्कुल। और उसने, आप देखेंगे, प्रॉपर उसने फोटो शूट अपना करवाया है, कफन में लिपटी हुई है, नाक में रुई डाली हुई है और बेटे ने फोटो शूट किया है, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है। तो भाई, अगर आपको किसी का उधार देना है तो बहाने बनाना कम करें और जल्दी से लोगों के पैसे बनाएं, लेकिन इस तरह का ड्रामा ना कि दिस इज हॉरिबल। ये तो बस एंड लेवल ही अब हो चुका है कि इस तरह से अपनी मौत का ही ड्रामा रचाना महज चंद रुपयों की खातिर या पैसों की खातिर, दो के मुश्किल होगा इस खातून के लिए, तभी उसने ये सब कुछ एक्ट प्लान किया है। लेकिन आई थिंक ऐसा मजाक या ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, गैर मुनासिब है। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं जो मौसमी एक ड्राई फ्रूट की हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं। जिस तरह से हम लोग ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं उस पर हमने सेगमेंट भी काफ़ी किए हैं। मौसम सरमा की जैसे ही आमद होती है तो आम आदमी के लिए तो जो मूंगफली है वो ही एक कॉस्ट इफेक्टिव ड्राई फ्रूट रह जाता है। तो इस हवाले से यही कहते हैं कि नस जब भी खाने तो एक मुट्ठी खाने हैं, लेकिन फिर एक मुट्ठी कहाँ जज्बात, लेकिन जो रेट्स अब हो चुके हैं भैया, एक मुट्ठी चिलगोजे भी आप अफोर्ड तो नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा खा लेते हैं, ऑफिस में भी देखे जो आने वाले लोग होते हैं अक्सर सबके पॉकेट्स में हाथ होता है और जी पता चलता है जैसे ड्राई फ्रूट्स और नट्स निकल रहे हैं और हाथ रोकना लोगों का उस पर मुश्किल हो जाता है। तो जनाब, इसी हवाले से एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। कि सर्दी की शिद्दत है उसमें भी कमी आएगी। तो जनाब, आपने ये रिपोर्ट मुलाहिजा की मूंगफली के हवाले से। अनवार, हर चीज का अगर इस्तेमाल एतदाल के साथ हो तो नुकसान सेहत को कम होता है, और यही हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। जो हमारा सेगमेंट है हेल्थ से रिलेटेड है, दिल की सेहत के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पेशलिस्ट मौजूद होंगे, कार्डियोलॉजिस्ट होंगे। तो ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या चीज कितनी खानी चाहिए, कितना एतदाल पसंद हमें अपनी खुराक में अब होने की जरूरत है। और दिल की सेहत का ख्याल आप कैसे रख सकते हैं, ब्रेक पर जा रहे हैं, स्टे विद अस।